अपना नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बच रहा है इस पूरे चैप्टर पे, इतना बड़ा चैप्टर है, इसका लास्ट टॉपिक बच रहा है। तो अपना बच रहा है निर्जीव अंतर वस्तुएं, है ना। नॉन लिविंग पार्ट बच रहा था, नॉन लिविंग पार्ट मतलब जहां जो जीवित नहीं होते, निर्जीव होते हैं, ऐसा भाग जो निर्जीव होता है कोशिका का, है ना। नॉन लिविंग भाग का मतलब है कोशिका में निर्जीव अंतर वस्तुएं पाई जाती है। नॉन लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग इंक्लूजन पाए जाते हैं, नॉन लिविंग सबस्टेंस पाए जाते हैं, नॉन लिविंग पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। अजैविक वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं पाई जाती है ना, निर्जीव पदार्थ पाए जाते हैं कोशिका में, तो उनको बोलते हैं निर्जीव अंतर वस्तुएं, है ना। अब ये देखो 3 प्रकार की पढ़ी थी हमने, जैसे वहां चार्ट बनाया था 3 प्रकार की थी। एक तो थी स्त्रावी, एक थी उत्सर्जी और एक थी संग्रही मतलब स्टोरेज, है ना। एक तो संचय करने वाले, स्टोरेज वाला, संग्रह करने वाले स्टोरेज के रूप में। एक स्त्रावी जो स्त्रावित होगा, है ना, ग्रंथियों की तरह स्त्रावित होगा। और एक होगा उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ एक ही बात है, जो पौधों के द्वारा उत्सर्जित किए जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे, ये अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं उनको, जो निकाले जाएंगे, ऐसे केमिकल, ऐसे पदार्थ जो पौधों के द्वारा स्त्रावित बाहर निकाले जाएंगे। अब देखो ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। निर्जीव अंतर वस्तुएं 3 प्रकार की होती है। तो एक इनकी क्या है, ये कोशिका में उपस्थित निर्जीव संरचनाएं होती है। कोशिका में उपस्थित क्या होती है, निर्जीव संरचनाएं, मतलब नॉन लिविंग। निर्जीव अंतर वस्तुएं को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग इंक्लूजन, है ना। अब ये कोशिका में उपस्थित निर्जीव संरचनाएं होती है, इन्हें 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक तो है आपका संचित पदार्थ, एक तो ये हो गया आपका संचित पदार्थ, है ना। दूसरा आपका ये स्त्रावी पदार्थ, है ना। और तीसरा होगा आपका उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, है ना। तो 3 भागों में बांटा गया है इनको। एक तो संचित पदार्थ, मतलब पौधे क्या क्या अपनी जो कोशिका होती है या पौधे होते हैं जो क्या क्या संचित करते हैं। संचित का मतलब स्टोरेज, संग्रह करते हैं, इसको संग्रह भी नाम आ जाता है ना। संचित पदार्थ कौन कौन से पौधे कौन कौन से पदार्थ का संग्रह करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ये है इसमें। तो पौधे 3 प्रकार का स्टोरेज करते हैं। एक तो 3 प्रकार के पदार्थों का संग्रह करते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, 3 प्रकार के पदार्थों का संचय करेंगे। एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक लिपिड, 3 प्रकार के पदार्थ इनका संचय करते हैं पौधे। और कार्बोहाइड्रेट का संचय का मतलब है संग्रह करना, स्टोरेज करना। कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार्च के रूप में करते हैं, स्टार्च कणों के रूप में करते हैं या स्टार्च के रूप में करते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, देखो यहाँ से वो स्टार्च का क्वेश्चन आता है। पौधे कार्बोहाइड्रेट का संचय संग्रह आएगा। पौधे कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में करते हैं, स्टार्च के रूप में या स्टार्च कणों के रूप में होता है ना। पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय स्टार्च कणों के रूप में होता है। ये स्टार्च कण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सकेंद्री, एक उपकेंद्री। तो सकेंद्री होंगे वो सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। जो सकेंद्री होंगे वो गोलाकार होंगे और जो उपकेंद्री होंगे वो दीर्घवृत्ताकार होंगे। सकेंद्री होते हैं वो सेंट्रिक होते हैं ना, वो गोलाकार होते हैं, और जो उपकेंद्री होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार होते हैं, है ना। दीर्घवृत्ताकार, तो गोलाकार का मतलब गोल होगा। गेहूं, और जैसे कि उसके उदाहरण है गेहूं और बीज, इसमें तो पाई जाएगी सेकेंडरी अवस्था, गोलाकार अवस्था। और इसमें पाई जाएगी दीर्घवृत्ताकार अवस्था या उपकेंद्रीय अवस्था किसमें पाई जाएगी, आलू में और चावल में। इसके उदाहरण है ना, आलू और चावल। और इसमें तो सेंट्रिक होगा, सेंट्रिक तो होगा गेहूं और मटर में। एक्सेंट्रिक मतलब उपकेंद्री किसमें होंगे, स्टार्च कणों का संग्रह। सकेंद्री मतलब गोलाकार किसमें होगा, दीर्घवृत्ताकार स्टार्च कणों का संग्रह किसमें पाया जाएगा, तो ये आलू में और चावल में पाया जाएगा, है ना। इसके उदाहरण है। बाकी आप तो डायरेक्ट ये याद कर लेना, बाकी ये भी करना चाहो तो कर लेना, बाकी ये तो करना ही चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। प्रोटीन का संचय किस रूप में होता है, एल्यूरोन। ये एल्यूरोन शब्द दिख जाए ना आपको, तो एल्यूरोन का मतलब ही प्रोटीन है, ये ध्यान रखना। और मक्का का उदाहरण है इसका, एल्यूरोन कणों के रूप में होता है। प्रोटीन का संचय किस रूप में होता है पौधों में, एल्यूरोन कणों के रूप में होता है। इसका उदाहरण है मक्का का बीज। जो मक्का का बीज होता है ना, वो इसका उदाहरण है, उसमें प्रोटीन का संचय होता है ना। मक्का के बीज में प्रोटीन का संचय होता है। और लिपिड का संचय
लिपिड का संचय किसमें होगा, किस रूप में होगा, वसा। लिपिड का मतलब वसा या तेल है, लिपिड का वसा या तेल की बूंदों के रूप में इसका संग्रह होता है, संचय होता है ना। तो संचित पदार्थ तीन प्रकार के होते होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये हो गया। तो आपका एक तो हो गया संचित पदार्थ, है ना, निर्जीव अंतर अवस्था है ना, तीन भागों में विभाजित किया है इनको। तो एक तो संचित पदार्थ मतलब स्टोरेज मटेरियल, स्टोरेज मटेरियल, और एक होगा आपके स्त्रावी मटेरियल, स्त्रावी पदार्थ मतलब सेक्रेशन। क्या क्या वो स्त्रावी पदार्थ मतलब ये क्या करेंगे, क्या क्या पदार्थ का सेक्रेशन होगा, क्या क्या पदार्थों का स्त्रावित करेंगे, पौधे के किन किन पदार्थों को स्त्रावित करेंगे। ये विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं, मतलब स्त्रावी पदार्थ क्या होते हैं, ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होंगे, विशिष्ट ग्रंथियों के द्वारा। और ये स्त्रावी पदार्थ क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्त्रावी पदार्थ, जैसे आपके विटामिन हो गए, है ना, कोशिकाओं के द्वारा विटामिन स्त्रावित किए जाते हैं, पौधों के द्वारा विटामिन स्त्रावित किए जाते हैं, एंजाइम हो गए, मकरंद हो गया, वर्णक हो गया, वर्णक मतलब पिगमेंट, है ना। तो ये स्त्रावित किए जाएंगे पौधों के द्वारा, है ना। एंजाइम भी स्त्रावित किए जाते हैं कोशिकाओं के द्वारा, है ना, पौधों के द्वारा या कोशिकाओं के द्वारा एक ही बात है ना। तो ये है, तो आप इनको उतार लेना, एक बार फिर से समझ लो इसको। निर्जीव अंतर वस्तुएं पढ़ रहे हैं अपन, अपने पूरे कोशिकाओं वाले पूरा चैप्टर हो गया है, ये लास्ट टॉपिक बच रहा है अपने कोशिका वाला पूरा चैप्टर में, है ना। तो ये कोशिका में उपस्थित निर्जीव अंतर वस्तुएं क्या होती है, नॉन लिविंग पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, नॉन लिविंग इंक्लूजन या नॉन लिविंग पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, है ना, जिसमें निर्जीव चीजें पाई जाएगी। ये कोशिका में उपस्थित निर्जीव संरचनाएं होती है ना। निर्जीव ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब निर्जीवी चीजें, एंजाइम, मकरंद, ये सब निर्जीव चीजें, है ना। और इन्हें तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक तो संचित पदार्थ, एक स्त्रावी पदार्थ, एक होता है उत्सर्जी पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ, है ना, एक ही बात है। तो संचित पदार्थ को भी तीन भागों में बांटा गया है, मतलब संचित पदार्थ क्या होता है, क्या क्या, स्टोरेज मटेरियल, तीन भागों में बांटा गया है इसको भी, संचित पदार्थ को भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीनों का स्टोरेज, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज, प्रोटीन का संचय, लिपिड का संचय। तो कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होगा, स्टार्च कणों के रूप में होता है ना। और स्टार्च कण में भी, स्टार्च कणों का भी दो रूप में होता है, मतलब, है ना, एक तो गोलाकार होगा, एक दीर्घ वृत्ताकार होगा। मतलब स्टार्च कणों का संचय पौधों में एक तो गोलाकार के रूप में होगा, एक दीर्घ वृत्ताकार के रूप में होगा, है ना। तो गोलाकार किसमें होगा, गोलाकार होगा गेहूं में और मटर में। दीर्घ वृत्ताकार किसमें होगा, आलू में और चावल में। है तो कार्बोहाइड्रेट ही, है तो कार्बोहाइड्रेट ही सब में, है ना। आलू क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, चावल कार्बोहाइड्रेट है, सब चावल, गेहूं सब कार्बोहाइड्रेट है ना। तो अलग अलग रूप में इसका संचय होता है। दूसरा है आपका प्रोटीन का संचय। प्रोटीन का संचय देखो किस रूप में होता है, एल्यूरोन कणों के रूप में होता है ना, एल्यूरोन कणों के रूप में होता है। और जैसे कि मक्का का बीज, मक्का के बीज में क्या है, किसका संचय होता है, प्रोटीन का संचय होता है। किस रूप में होता है, एल्यूरोन कणों के रूप में होता है। लिपिड का संचय, लिपिड का मतलब वसा और तेल के रूप में इनका संचय हो जाएगा। इसके बाद आएगा दूसरा, एक तो पहला तो संचित पदार्थ स्टोरेज, दूसरा आपका आएगा सेक्रेशन, स्त्रावी पदार्थ, क्या क्या स्त्रावित किए जाते हैं, मतलब हार्मोनों के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा, हार्मोन ग्रंथियों के द्वारा, जैसे अंतरस्त्रावी ग्रंथियां पड़ते हैं अपन, उसमें हार्मोन स्त्रावित होते हैं। उसी प्रकार ये क्या है, ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होंगे स्त्रावी पदार्थ। कौन कौन से हैं ये स्त्रावी पदार्थ, विटामिन है, एंजाइम है, मकरंद, वर्णक, पिगमेंट है ना, आदि। तो आप इसको उतार लीजिए, बाकी आगे पढ़ते हैं। तीसरा वाला अपशिष्ट पदार्थ बच रहा है या उत्सर्जी पदार्थ बच रहा है आपका, है ना, जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जरूर है, उनको देख लेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको उतार लो आप। स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। तो बच्चों अपने स्त्रावी पदार्थ भी हो गए थे, दो पदार्थ हो गए, है ना, दो पदार्थ हो गए अपने। एक तो संग्रही पदार्थ, संचय पदार्थ, एक हो गया स्त्रावी पदार्थ, है ना, जो स्त्रावित करते हैं। अब तीसरा है आपका अपशिष्ट पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ। तो उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, देखिए आप, एक तो उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ, ये कोई उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, जो पौधे द्वारा अपशिष्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना, कोशिकाओं द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना। तो ये एक दो प्रकार के होते हैं। देखो अपशिष्ट पदार्थ, एक तो अकार्बनिक और यहाँ पे एक दूसरा कार्बनिक। अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। जो अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है
इसके भी ये भी 2-3 रूप में पाए जाते हैं। देखो, एक तो ये 3 रूप में मिलेंगे, सिस्टोलिथ, ग्रेफाइट या ड्रूस, सिस्टोलिथ, ग्रेफाइट या ड्रूस और सिलिका, ये 3 रूप में पाए जाते हैं। देखो, अकार्बनिक होते हैं ये तीनों, अकार्बनिक है, सिस्टोलिथ, ग्रेफाइट और सिलिका। तो सिस्टोलिथ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। राइट लगा रहा हूं मैं इस पे, जो राइट लगा रहा हूं वो आता है, आया हुआ है परीक्षा में, आता है ना। और ये ड्रूस, यहाँ से ड्रूस शब्द आता है एग्जाम में, है ना। तो इसके उदाहरण जरूर ध्यान रखना आप, है ना। बरगद का ये तो वाला, ये दोनों दोनों जरूर ध्यान रखना, इसका भी ध्यान रखना, ये नीचे बाद में आएगा, अभी तो अपन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अकार्बनिक कौन कौन थे, और सिलिका भी अकार्बनिक होती है, इसमें कार्बन नहीं होता। ग्रेफाइट या ड्रूस में भी कार्बन नहीं होता, सिस्टोलिथ में भी कार्बन नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। देखो, ये कार्बनिक CO3 यहाँ कार्बोनेट है, कार्बनिक यौगिक नहीं होता, है ना। आपको ध्यान होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक नहीं है कार्बोनेट, CO3 कार्बनिक यौगिक नहीं होता, है ना। भले इसमें कार्बन दिख रहा है अपन को, तो अपन को तो ये ध्यान रखना है, इनके उदाहरण, ये किसके बने, सिस्टोलिथ काय का बना है, सिस्टोलिथ बना है। देखो, सिस्टोलिथ काय के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 के बने होते हैं, है ना। और ये किसके समान दिखाई देते हैं, अंगूर के गुच्छे के समान। इसके उदाहरण ध्यान रखने अपन को, उदाहरण है बरगद, है ना। बरगद की जो अधिचर्म होती है, ऐसे अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई दे रहे हैं अपन को, तो बरगद इसका उदाहरण है। बरगद की जो अधिचर्म होती है, एपिडर्मिस होती है ना। तो ये सिस्टोलिथ किसमें होता है, एक अब मतलब उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो सिस्टोलिथ किसमें पाया जाता है, बरगद में, है ना। सिस्टोलिथ काय के बने होते हैं, सिस्टोलिथ काय के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। दूसरा है आपका ड्रूस या ग्रेफाइट। तो ड्रूस काय के बने होते हैं, ये बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट के, कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने होते हैं। ये कैसे दिखते हैं, सुई नुमा होते हैं, है ना, या तारे नुमा होते हैं, तारे के समान, स्टार के समान होते हैं, या सुई के समान होते हैं, है ना। और इनके उदाहरण क्या गए, पिस्टिया, आइकोनिया, पिस्टिया, आइकोनिया, कोलोकेसिया और नेरियम, ये 4 उदाहरण इसके, नेरियम 4 उदाहरण इसके, है ना। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट के बने होते हैं ड्रूस या ग्रेफाइट, और सिस्टोलिथ काय के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये कैल्शियम ऑक्सिलेट के, है ना, ड्रूस कैल्शियम ऑक्सिलेट के। अब देखिए, तीसरा अकार्बनिक पदार्थ है आपका सिलिका। इसमें भी कार्बन नहीं होता, सिलिका अकार्बनिक पदार्थ होता है ना। तो सिलिका ये किस में पाई जाती है, सिलिका के बने होते हैं, मतलब SiO2 के बने होते हैं। सिलिका का सूत्र है रेत, है ना। तो सिलिका का सूत्र है SiO2 के बने होते हैं। मतलब किसमें ये पाई जाती है, सिलिका किसमें पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, इक्विसिटम की कोशिका भित्ति में। इक्विसिटम नाम ध्यान रखना आप, इक्विसिटम में की पत्तियों में क्या पाई जाती है, जो कोशिका भित्ति होती है ना, उसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल में सिलिका पाई जाती है ना। उदाहरण ध्यान रखना, इनके उदाहरण जरूर आते हैं। और ये तो हो गया अकार्बनिक। दूसरा है आपका कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, है ना। कार्बनिक को छोड़ो, आप तो डायरेक्ट इनके नाम ध्यान रखना, सिस्टोलिथ, ड्रूस, और ये सिलिका किसमें मिलती है, इक्विसिटम में, है ना। और ये कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ देखो कौन कौन से, इसमें पढ़ेंगे अपन, इनके नाम आएंगे। डिजिटॉक्सिन, ये डिजिटॉक्सिन निम्न में से हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करता है। निम्न में से हार्ट टॉनिक है, कौन हार्ट टॉनिक है, डिजिटॉक्सिन है, हार्ट टॉनिक। यह क्या करता है, हार्ट टॉनिक होता है, देखो हार्ट टॉनिक, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण करता है। ये कौन करता है, डिजिटॉक्सिन, है ना। और ये क्या किससे प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है डिजिटेरिस परप्यूरिया से, डिजिटेरिस परप्यूरिया, है ना, उससे प्राप्त होता है, ये परप्यूरिया से प्राप्त होता है। आप तो इसको छोड़ो कि कौन सा कार्बनिक है, कौन सा कार्बनिक है, आप तो ये ध्यान रखना है कि सिस्टोलिथ किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। उसका उदाहरण है, अंगूर के गुच्छे के समान कौन दिखाई देता है, सिस्टोलिथ। इसका उदाहरण है बरगद। ग्रेफाइट या ड्रूस, है ना, किसी का भी नाम आता है, ड्रूस का ज्यादा नाम आता है। ड्रूस किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट के कौन बने होते हैं, ड्रूस बने होते हैं। और इसके उदाहरण क्या है, ये उदाहरण है पिस्टिया, आइकोनिया, कोलोकेसिया और नेरियम। सिलिका किसमें पाई जाती है, किस पौधे में सिलिका पाई जाती है, तो इक्विसिटम में। इक्विसिटम एक पौधा है ना, उसकी कोशिका भित्ति में पाई जाती है, टेरिडोफाइट है, मतलब एक प्लांट है, तो उसमें पाई जाती है ना, इक्विसिटम में। और दूसरा है आपका कार्बनिक पदार्थ, चाल हो गए।
दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपशिष्ट पदार्थ, एक अकार्बनिक और एक कार्बनिक। तो कार्बनिक में पहला है आपका डिजिटॉक्सिन। आप कार्बनिक पदार्थ पढ़ेंगे, है ना, एक और आपके बोर्ड पर रहेगा एक बार फिर से, और उस जिसमें हो जाएगा ये इंपोर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं बस अपन, जो आती है परीक्षा में पूछी जाती है, देखो यहाँ से पूछी जाती है क्वेश्चन परीक्षा में। डिजिटॉक्सिन, तो ये डिजिटॉक्सिन क्या होता है, हार्ट टॉनिक होता है, हार्ट का टॉनिक होता है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है ये, है ना, हार्ट टॉनिक होता है। और ये क्या किससे प्राप्त होता है, डिजिटेरिस पर्प्यूरिया पौधे से प्राप्त होता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, है ना। मिटा देता हूं इसको ना। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ चल रहे थे अपने, है ना। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ में पहला तो हो गया था आपका डिजिटॉक्सिन, है ना। अब आपका दूसरा है एल्केलॉइड, दूसरा है आपका एल्केलॉइड, अगला है आपका गोम, फिर टेनिन और फिर कार्बनिक अम्ल। ये प्राप्त होते हैं, मतलब मेनली अपन ने ये लिख ले जो जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, है ना, किससे, कोशिका में जो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों से कौन से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों की कोशिकाओं से, है ना, मतलब कोशिकाओं की निर्जीव अंतर्वस्तु पढ़ रहे अपन, जो कोशिकाओं में उपस्थित होती है ना, और वो क्या क्या चीजें स्त्रावित करती है पौधे, ये सब, है ना। तो कोशिका के निर्जीव, कोशिका में ही तो होता है ये सब कोशिका में होते हैं, पौधों की कोशिकाओं में होते हैं, चाहे जंतु की कोशिका में होते हैं, कोशिकाओं में होते हैं, है ना। तो देखो ये इस समय तो पूरे पौधे की कोशिकाओं में आएंगे सारे, है ना। तो अपन देखो, आप देखिए पहला पढ़ लिया था अपन ने डिजिटॉक्सिन, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ चल रहा था अपना। देखिए अपना कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ चल रहा था, पहला हो गया था डिजिटॉक्सिन, दूसरा आपका एल्केलॉइड, फिर गोन, फिर टेनिन और फिर कार्बनिक अम्ल, जिसमें ये चैप्टर खत्म, है ना। तो एल्केलॉइड है दूसरा, एल्केलॉइड के जानते हो ना क्या होता है, मार्फिन, कोडीन, निकोटीन आदि, ये सब क्या एल्कोलॉइड है, जो हमें ये निर्जीव अंतर वस्तुएं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ है ना, जो उत्सर्जित किए जाते हैं पौधों के द्वारा, अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ एल्कोलॉइड। उसके बाद है आपका गोंद, गोंद मतलब गम, गम, गोंद का मतलब गम, है ना। तो एक गोंद भी तीन प्रकार के होते हैं, देखो कौन कौन से, एक तो गम अरेबिक, गम का मतलब गोंद, गम, ये गम, गम अरेबिक, गम अरेबिक या गम अरेबिका एक ही बात है, इसमें आगे मात्र लग जाए, गम अरेबिक या गम अरेबिका एक ही बात है। तो गम अरेबिक किससे मिलता है, अकेसिया सेनेगल से, अकेसिया सेनेगल से, और तथा गम अरेबिक से प्राप्त होता है। गम अरेबिक सेम टू सेम नाम लिख दिया यहाँ पे, है ना, सेम टू सेम उससे प्राप्त होता है, ये तो याद रखिएगा। तो किससे प्राप्त होता है गम अरेबिक, किससे प्राप्त होता है अकेसिया अरेबिक, अकेसिया सेनेगल और गम अरेबिक से प्राप्त होता है ना। दूसरा है आपका ग्वारगम, ये ग्वारगम किससे प्राप्त होता है, गम का दो तीन प्रकार है देखो, एक तो गम अरेबिक, एक ग्वारगम, एक है बंगाल किनो, है ना, बंगाल किनो। तो ग्वारगम किससे प्राप्त होगा आपका, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, है ना, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा से प्राप्त होता है। देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बंगाल किनो, बंगाल किनो किससे प्राप्त होता है, ये भी गोंद का एक प्रकार है, गम का एक प्रकार है। तो ये गोंद किससे प्राप्त होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नामक पौधे से प्राप्त होता है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको जंगल की आग भी कहते हैं। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। तो इस ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से ये बंगाल किनो प्राप्त होता है ना। अब इसके बाद एल्केलॉइड हो गया, गोंद हो गया आपका। उसके बाद टेनिन, टेनिन किससे प्राप्त होता है, चाय की पत्तियों में टेनिन होता है ना, चाय की पत्तियों में टेनिन पाया जाता है, 18% होता है, चाय की पत्तियों में टेनिन उपस्थित होता है ना, टेनिन। अगला है आपका कार्बनिक पदार्थ, है ना, कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, इसमें देखो मैंने सारे मिक्स कर दिए, कार्बनिक हो चाहे नहीं हो, आप तो ये पढ़ लेना सारे, है ना, ताकि परीक्षा में कोई भी आए इनमें से, और उनमें बहुत सारे सारे लगभग सारे आए हुए हैं परीक्षा में, एसिटिक अम्ल को छोड़ के सारे परीक्षा में आए हुए हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है ना, पालक में। और परीक्षा में आया क्वेश्चन कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में अधिकता से पाया जाता है, ऑप्शन दे दे चार, तो आप इनका ध्यान रखें, यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल मिलेगा आपको, फार्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल एक ही बात है, फार्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की बात है। लाल चींटियों का डंक होता है ना, लाल चींटियों का डंक होता है उसमें मिलता है फॉर्मिक अम्ल, है ना। मेलिक अम्ल किसमें मिलता है, सेब में मिलता है, सेब एप्पल, है ना।
मैलिक अम्ल मिलेगा। और इसके बाद है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल मतलब किसमें मिलेगा? इमली में, अंगूर में और कच्चा आम। कच्चा आम मतलब केरी में, है ना। तो टार्टरिक अम्ल किसमें मिलेगा? इमली में, अंगूर में और कच्चे आम में। इसके बाद एसिटिक अम्ल किसमें मिलेगा? किससे प्राप्त होता है? अपन को सिरके से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? सिरके से प्राप्त होता है। इसके अलावा साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल की बात है। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल की बात है। साइट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? संतरे में या नींबू में, मतलब खट्टी चीजों में मिलेगा ये। साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल एक ही बात है ना। सिट्रिक अम्ल भी बोल सकता है वो। तो ये है मतलब कि कौन किस किस में प्राप्त होता है। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, है ना। तो आप तो लिख लीजिए, कार्बनिक अम्ल को छोड़ दिए आप, तो ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, है ना। तो लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? यहाँ पे लिख देते हैं अपन एक और, लैक्टिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? किसमें उपस्थित होता है? दही में, है ना। ये सारे आ गए अम्ल जितने भी हैं, और सारे एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। तो आप इनका ध्यान रखें। एक बार फिर से समझ लिए, अपना चल रहा था सजीव पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ चल रहा था, अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ पढ़ लेते अपन। दूसरा आपने पढ़ा, चालू किया था कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ में पहला पढ़ लिया अपन ने डिजिटॉक्सिन, है ना। डिजिटॉक्सिन पढ़ लिया पहला। अभी दूसरा ये है एल्किलॉइड, तीसरा गोंद है, चौथा टेनिनोन है, टेनिन है, और पांचवा है आपका कार्बनिक अम्ल, है ना। जिसमें कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ खत्म। तो देखिए आप, एल्केलॉइड कौन कौन से होते हैं? मार्फिन, कोडीन, निकोटीन आदि, ये सब एल्केलॉइड होते हैं जो पौधे के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ है, जो स्त्रावित किए जाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं, स्त्रावित नहीं उत्सर्जित किए जाते हैं, है ना। तो ये मार्फिन, कोडीन क्या है? एल्केलॉइड। और अगले हैं गम, गोंद। गोंद को तीन प्रकार के होते हैं। गोंद कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो गम अरेबिक, एक ग्वार गम, एक बंगाल किनो। ये पूछा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वाला पूछा जाता है, जंगल की आग किसे बोलते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहते हैं। तो देखिए, गम अरेबिक तीन प्रकार के। गम अरेबिक किससे प्राप्त होता है? अकेसिया सेनेगल से प्राप्त होता है। अकेसिया सेनेगल से और गम अरेबिक से। ये तो नाम सेम सेम आ गया, इसलिए वो नहीं देगा एग्जाम में, इसका नाम देगा वो। अकेसिया सेनेगल से प्राप्त होता है। ग्वार गम किससे प्राप्त होता है? साइमोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा, है ना, इससे प्राप्त होता है। इसके बाद देखो, यहां भी ग, यहां भी ग, यहां भी ग, इस ऐसे याद हो जाएगा। बाकी ऐसे तो याद तो करना ही पड़ेगा आपको पूरा, है ना। थोड़ा प्रयास करेंगे जब याद हो जाएगा। बंगाल किनो, बंगाल किनो का जरूर ध्यान रखना आप। ब्यूटी किससे प्राप्त होता है? ब्यूटियम मोनोस्पर्मा से, ये वाला जरूर ध्यान रखना। और एक कार्बनिक अम्ल जरूर ध्यान रखना, कोई ना कोई तो आएगा इसे एग्जाम में, आ जाता है, जनरल साइंस के एग्जाम में आ जाता है। बंगाल किनो किससे प्राप्त होता है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा से प्राप्त होता है। इसको जंगल की आग भी कहते हैं। किसको? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। टेनिन, टेनिन किस में पाया जाता है? चाय की पत्तियों में टेनिन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल कौन कौन से हैं? कार्बनिक अम्ल क्या सारे लिख दिए मैंने, तो यहाँ पे जितने भी अम्ल है ना, ताकि आपको परीक्षा में आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो हटके भी। फॉर्मिक अम्ल किससे प्राप्त होगा? ऑक्जेलिक अम्ल किससे प्राप्त होगा? पालक में होता है ऑक्जेलिक अम्ल सबसे ज्यादा, पालक में। फॉर्मिक अम्ल किसमें होगा? लाल चींटियों का जो डंक होता है ना, लाल चींटियों में। मेलिक अम्ल सेब में, एप्पल में मेलिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल इमली में टार्ट्रिक अम्ल इमली में, है ना। इमली, खास रूप से इमली या अंगूर, अंगूर भी, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है, कच्चे आम में भी। आपको तीनों ध्यान रखने हैं, देखो तीनों आते हैं परीक्षा में, है ना। एसिटिक अम्ल किसमें मिलेगा? सिरके में, एसिटिक अम्ल मिलेगा सिरके में। साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल किसमें मिलेगा? साइट्रिक अम्ल नींबू में या संतरे में। संतरा ध्यान रखना है आपको, दोनों नाम ध्यान रखने, है ना। जिसको अपन को याद नहीं होता ना, वही नाम आता है परीक्षा में। इलेक्ट्रिक अम्ल किसमें मिलता है? दही में मिलता है ना। तो आप इसको उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए दिखाना जरूरी था इनको। ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पूछी जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो लिखते हैं अपन इसके बाद, है ना, परीक्षा में आती है। फिर ये कल से नया चैप्टर चालू कर देंगे अपन कल से, है ना। तो आप इनको उतार लीजिए, कॉपी में उतार लें इनको। ठीक है। हाँ बच्चों,
हाँ बच्चों, तो देखिए आप, अपन ने कल पढ़ लिया था, अपन ने रिक्तिका पढ़ लिया, सारे कोशिकांग पढ़ लिया, अपन ने गुणसूत्र भी पढ़ लिया, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन ने अपने इस टॉपिक से जुड़ी हुई, अपने इस चैप्टर से जुड़ी हुई है, जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन उन सबको पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो है ना, अपन उनको रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, समझे। देखो, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से ही है, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कभी भी। तो ये है, देखिए, पहला है आपका, मानव में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़ी। मतलब मानव में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? 46 होती है, 46 होती है। तो 46 के जोड़े कितने बन गए? 46 के जोड़े 46 के जोड़े हो गए 23, है ना। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इनमें से 22 जोड़े कैसे होते हैं? इनमें से 22 जोड़ी को बोला जाता है अलिंग गुणसूत्र बोला जाता है ना। अलिंग गुणसूत्र बोला जाता है, या बोला जाता है इनको ऑटोसोम। ऑटोसोम बोलो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानव में ऑटोसोम कितने होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? तो 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब संख्या, अगर बोले संख्या पूछे तो 44, है ना, 44। संख्या पूछे तो 44, है ना। और जोड़ी में पूछे तो 22, है ना। लिंग गुणसूत्र होते हैं या ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? एक जोड़ी। और अगर संख्या पूछे तो दो दो होगी संख्या, है ना। संख्या दो होगी, तो एक जोड़ी, है ना। एक जोड़ी होते हैं ये लिंग गुणसूत्र, इनको बोलते हैं एलोसोम। तो एलोसोम भी दे सकता है वो, जरूरी नहीं लिंग गुणसूत्र ही दे आपको, एलोसोम दे सकता है, जैसे ऑटोसोम दे सकता है। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़ी, मतलब 46 होते हैं गुणसूत्र, तो 23 जोड़ी होते हैं। अब इन 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो कैसे होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं, मतलब ऑटोसोम होते हैं 22 तो। और एक जोड़ी होता है लिंग गुणसूत्र, मतलब एलोसोम। एक जोड़ी एलोसोम होता है, 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। तो ये है पहला पॉइंट आपका, है ना। दूसरा पॉइंट देखिए अब आप, मानव की आरबीसी में, मानव की आरबीसी जानते हो ना आप, खून होता है ना अपना, रक्त होता है, ब्लड होता है। तो जो रुधिर होता है, जो ब्लड होता है, उसमें कणिकाएं पाई जाती है ना। प्लाज्मा के अलावा कणिकाएं पाई जाती है। तो ये क्या होती है? 3 प्रकार की होती है कणिकाएं, है ना। उनमें से एक प्रकार है आपकी आरबीसी। आरबीसी जो इनमें, मतलब क्या होता है, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है ना। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मानव की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब खून में होती है, कणिकाएं होती है। तो मानव की आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर ही क्या होता है? डीएनए होता है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? जीन होते हैं। जो गुणसूत्र पर क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। जीन काय के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं, है ना। तो केंद्रक अनुपस्थित होगा तो डीएनए भी अनुपस्थित होगा, क्योंकि डीएनए भी तो केंद्रक के अंदर ही है। तो मानव की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, डीएनए भी अनुपस्थित होता है। केंद्रक के, देखो मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में आपको, पिछले वीडियो में, कि केंद्रक होगा ना, तो केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र मतलब क्रोमेटिन जाल, मतलब गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र पर क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। और ये जीन काय के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। तो केंद्रक ही नहीं होगा तो जीन भी कहां से आएंगे, है ना। तो डीएनए भी अनुपस्थित होता है। ये है। अब देखो, एक वैज्ञानिक था हक्सले। हक्सले हक्सले एक वैज्ञानिक था। उसने कहा था कि जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस, है ना। फिजिकल बेस मतलब जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किसने कहा ये किसने कहा? ये कहा हक्सले ने। हक्सले ने कहा कि जीव द्रव्य, हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। तो ये किसने कहा? हक्सले ने कहा। ये पूछा जाता है, प्रोटोप्लाज्म में शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म में शब्द सर्वप्रथम दिया पुरकिंजे ने। पुरकिंजे, ये नए यहाँ पे आधा, पुरकिंजे ने दिया है ना, प्रोटोप्लाज्म शब्द। इसके अलावा अगला पॉइंट है, देखो, गोल्जी बॉडी बोलो या गोल्जी काय बोलो या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, एक ही बात है ना।
गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, देखो क्या काम करता है गोल्जी बॉडी। ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है, ग्लाइ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, यहाँ लिपिड आएगा। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, हमारे शरीर में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कौन करता है ना, तो ये करता है गोल्जी बॉडी। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड अपन ने देखा था वहां तक प्लाज्मा झिल्ली की अपन ने संरचना पढ़ी थी, तो उसमें था ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी का निकटतम संबंध किससे है, क्वेश्चन आता है गोल्जी बॉडी का निकटतम संबंध किस कोशिकांग से है, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है अंतःपर्दवी जालिका से है। देखो केंद्रक है ना, केंद्र के ऊपर कौन होता है, केंद्रक से जुड़ा हुआ कौन होता है, अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका है ना केंद्रक के अंदर है ना विभिन्न पदार्थों का परिवहन करती है। केंद्र के अंदर विभिन्न पदार्थों को कौन बेचती है, अंतःपर्दवी जालिका बेचती है। और अंतःपर्दवी जालिका का निकट गोल्जी काय का निकटतम संबंध किससे है, अंतःपर्दवी जालिका से। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कोई एक ही बात है, तो गोल्जी कोई का निकटतम संबंध किससे, अंतःपर्दवी जालिका से। अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। वो क्या काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अंतःपर्दवी जालिका पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो मतलब अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन बनाती है और राइबोसोम उसको ले लेता है ना, उसकी पैकेजिंग कर लेता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसमें लिखा नहीं है अपन ने, है ना, इसको लिखेंगे। उसको क्या है, कोशिका द्रव्य में जो प्रोटीन होता है ना, जो अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन बनाती है ना, उस प्रोटीन की पैकेजिंग करता है वो, उसको संसाधित करता है, पैकेजिंग करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है ना। तो उसकी पैकेजिंग करके वो स्थापित कर देता है। मतलब ये गोल्जी बॉडी का मेन काम है। लाइन लिखी हुई नहीं है, अपन अगले पेज में लिख देंगे, इसको मिटा के फिर लिख देंगे उसको, है ना। तो अभी तो ये देख लो कि गोल्जी बॉडी का निकटतम संबंध किससे है, अंतःपर्दवी जालिका से है। अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन का निर्माण करती है। देख लो अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अंतःपर्दवी जालिका क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। और गोल्जी बॉडी सिस फेस द्वारा उसे ग्रहण करती है ना। गोल्जी बॉडी क्या करती है, सिस फेस के द्वारा। गोल्जी बॉडी में दो फेस होती है, एक तो सिस फेस ऐसे होती है गोल्जी बॉडी, है ना। तो नीचे से उसको ग्रहण कर लेगी सिस फेस से, और ऊपर से उसको ट्रांसफेस से बाहर निकाल देगी, विस्तरण कर देगी उसके, और ट्रांसफेस द्वारा विस्तरण कर दिया जाता है ना। सिस फेस उसे ग्रहण करता है, सही है, सही है, कहां जरूरत है इसको लिखने की। देखो अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन का निर्माण करती है और गोल्जी बॉडी उसको ग्रहण कर लेती है ना। गोल्जी बॉडी की जो सिस फेस है उसको ग्रहण कर लेती है, और गोल्जी बॉडी की जो ट्रांसफेस है उसका विस्तरण कर देती है, उसको बढ़िया प्रोसेसिंग करके। कोशिका द्रव्य का संवेक्षण, ऐसा शब्द आता है संवेष्टन, मतलब पैकेजिंग, है ना। प्रोटीन का है ना पैकेजिंग करने का काम कौन करता है, यही करता है गोल्जी कोई, है ना। ये क्वेश्चन आता है, अपन ये लाइन लिखेंगे, अगले पेज में लिखेंगे, है ना। इसको मिटाने के बाद फिर लिखेंगे, है ना। तो गोल्जी बॉडी में संरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। एक ही बात है, सिस फेस ट्रांसफेस, उन्हीं को बोलते हैं। संरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं, ये है इसमें, है ना। किस संरूपण तल और परिपक्वन तल किसमें पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं, है ना। मतलब एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो अपन एक बार फिर से समझ ले इसको कि मानव में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी बोलो चाहे 46 बोलो, कुल संख्या कितनी होती है, 46। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ध्यान रखने हैं। और इनमें से 22 जोड़ी तो कैसे होंगे, अलिंग गुणसूत्र होंगे। 22 जोड़ी का मतलब 44 होंगे, है ना। अलिंग गुणसूत्रों के जोड़े 22 जोड़े होंगे अलिंग गुणसूत्रों के, या ऑटोसोम कहते हैं उनको, है ना। 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र क्या होता है, मतलब एक जोड़ी एलोसोम होते हैं, है ना। मतलब लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मानव में, 2, है। और मानव की आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब केंद्रक अनुपस्थित होगा तो डीएनए भी अनुपस्थित होगा मानव की आरबीसी में। हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार है।
जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म ही आ जाता है। देखो इंग्लिश में, इंग्लिश का टाइम है अभी तो इंग्लिश आ जाता है, हिंदी में भले नहीं आए पर इंग्लिश में जरूर आ जाता है, ऐसे लिखा हुआ आ जाता है और स्पेलिंग में आ जाता है। एक तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, एक स्पेलिंग में आ जाएगा, जरूरी नहीं वहां पे ये दिया आपको, है ना। जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, हक से लेंगे। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने, है ना। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। तो कौन करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय का निकटतम संबंध किससे है, अंतःपर्दवी जालिका से। ये पूछे जाएंगे आपसे। अंतःपर्दवी जालिका क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। गोल्जी बॉडी किसी स्पेस से ग्रहण करती है और ट्रांसफेरेंस द्वारा उसको विस्तरण कर दिया जाता है। मतलब प्रोटीन की पैकेजिंग का काम कौन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जगह नहीं है अपने पास, अगले इसको मिटाने के बाद और लिखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम्स में आते हैं, है ना। गोल्जी बॉडी में संरूपण तल और परिपक्वन तल पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी में पाए जाते हैं। तो आप इनको उतार लो, है ना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं अपन जो एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। उतार लो इनको कॉपी में। मिटाता हूं मैं, मिटा देता हूं इनको, है ना। मिटा रहा हूं। हाँ बच्चों, तो अपन ने इंपॉर्टेंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं जो मैंने लिख दिए यहाँ पे, जो परीक्षा में एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। तो ये अपने चैप्टर कोशिका से संबंधित चैप्टर, पूरे चैप्टर से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो थोड़े बहुत और भी हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो देखिए देखिए ये है आपका गुणसूत्र को अनुवांशिक वाहक कहा जाता है। अनुवांशिक वाहक किसे कहा जाता है, अनुवांशिक वाहक कहा जाता है गुणसूत्र को। गुणसूत्र को क्यों कहा जाता है अनुवांशिक वाहक, क्योंकि गुणसूत्र माता पिता से लक्षणों को कौन लेके आता है, गुणसूत्र लेके आते हैं। बच्चों में माता पिता से, दादा दादी से माता पिता में लाएंगे, माता पिता से हमारे अपने अपन में लाएंगे, फिर अपन से अपने बच्चों में ले जाएंगे। तो कौन लेके जाते हैं उन लक्षणों को, गुणों को, उन गुणों को कौन लेके जाता है, उन गुणों को लेके जाते हैं गुणसूत्र। तो इसलिए इनको अनुवांशिक वाहक बोलते हैं। वाहक का काम करते हैं, है ना, कैरियर का काम करते हैं। तो ये है, गुणसूत्र को अनुवांशिक वाहक कहा जाता है ना। अब अगला पॉइंट देखिए आप, गोल्जी कोई प्रोटीन की पैकेज करने का काम करता है। मतलब गोल्जी प्रोटीन की पैकेजिंग का काम कौन करता है, प्रोटीन को पैकेट करना, बढ़िया पैकेजिंग करना, है ना, उनको बढ़िया पैक करना और उनको संशोधन करना, उनमें रूपांतरण करना, प्रोटीन में रूपांतरण करना, उनमें संशोधन करना और लक्ष्य तक पहुंचा देना, ये काम होता है। अंतःपर्दवी जालिका मतलब ईआर, अंतःपर्दवी जालिका प्रोटीन बनाएगी, प्रोटीन क्या होगा, गोल्जी कॉइल ले लेगा, गोल्जी कॉइल लेके उसको बड़ा पैकेज करेगा, उसमें रूपांतरण करेगा, है ना, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसमें पैकेजिंग करेगा, उसके बाद वो विस्तरण कर देगा उसका, है ना, लक्ष्य तक पहुंचा देगा उसको। तो कौन करता है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी का एक ही बात है। कोशिका में प्रोटीन की पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, या प्रोटीन को रूपांतरित करता है ना। और देखो एक गोल्जी बॉडी पे एक और है कि गोल्जी बॉडी क्या करता है, कोशिका द्रव्य का संवेष्टन करता है या संसाधित करता है, संसाधित करता है। कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ पाए जाते हैं ना, प्रोटीन वगैरह, उसको क्या करता है, ये संवेष्टन करता है। यही पैकेजिंग को ही बोलते हैं, संवेष्टन, संसाधन, ये पैकेजिंग को ही बोलते हैं ना। तो प्रोटीन का करता है, ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन का पैकेजिंग करता है कौन, गोल्जी बॉडी। तो देखिए गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक्चुअली गोल्जी बॉडी देखिए क्या करता है, गोल्जी बॉडी कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ है, कोशिका द्रव्य पदार्थ भी आएगा यहाँ पे, कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ मिलते हैं, मतलब प्रोटीन मिलते हैं, कोशिका द्रव्य का संवेष्टन करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पे, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, है ना, तो आप ध्यान रखना। और एक और पॉइंट है गोल्जी बॉडी का, देखो आप, गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है, डाकघर का मतलब पोस्ट ऑफिस, है ना। कोशिका का जो पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, मतलब कोशिका का डाकघर किसे कहा जाता है, तो वो है आपका गोल्जी बॉडी को ही कहा जाता है। क्योंकि क्या है, इसमें प्रोटीन जाएगी, जैसे इस प्रोटीन ले लेता है ये,
है ना, सब इसमें अंतर प्रदर्शित डालेगा, प्रोटीन डाल देती है, कोशिका द्रव्य में जो भी प्रोटीन होता है वो सब इसमें आ जाता है ना, तो इसमें प्रोटीन आ जाता है, फिर ये निकाल देता है, एक साइड से निकाल लेगा और एक साइड से इसमें डल जाता है। तो ये है कि इसको गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर कहा जाता है ना। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने भी बहुत सारे शब्द दिए थे, देखो, है ना। इसके अलावा जैसे समसूत्र विभाजन है ना, वो पढ़ेंगे अपन। समसूत्र विभाजन तो उसको भी शब्द किसने दिया था? समसूत्र विभाजन शब्द वो भी इसे नहीं दिया था, है ना, फ्लेमिंग ने। तो क्रोमेटिन शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने। रिक्तिका कोशिका को स्फीत बनाए रखती है, मतलब स्फीत का मतलब फूला हुआ, स्फीति प्रदान करती है, स्फीति प्रदान करती है, मतलब गोल्जी बॉडी क्या करती है? कोशिका को, ये रिक्तिका मतलब वैक्यूल, वैक्यूल क्या करती है? कोशिका को फूला हुआ बनाए रखती है ना, उसको स्फीत बनाए रखती है, टर्जिट बनाए रखती है ना, उसको टर्जिडिटी प्रदान करती है, मतलब उसको टर्जिट बनाए रखती है, उसको फूला हुआ बनाए रखती है। कौन? रिक्तिका। उसके अंदर वो द्रव भरा होता है ना, कोशिका रस, सेल शेप, है ना, या कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं उसको। तो वो क्या करती है? रिक्तिका कोशिका को स्फीत बनाए रखती है, मतलब फूला हुआ बनाए रखती है ना। गुणसूत्र की संख्या देखो, किसमें गुणसूत्र की संख्या सबसे कम होती है, किसमें गुणसूत्र की संख्या अधिक होती है ना। पादप में, प्लांट और जंतु दोनों में पढ़ेंगे अपन। तो कौन से पादप में सबसे कम जनसंख्या, इसकी गुणसूत्र की संख्या होती है, और कौन से पादप में गुणसूत्र की संख्या सबसे अधिक होती है, ये पढ़ते हैं अपन, है ना। तो न्यूनतम संख्या मतलब मिनिमम, न्यूनतम का मतलब मिनिमम, और अधिकतम का मतलब मैक्सिमम। तो मिनिमम गुणसूत्रों की संख्या किसमें होगी? पादप में अगर देखें तो म्यूकर में होगी। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? कौन से पौधे में पाए जाते हैं? तो म्यूकर में। कौन से पादप में पाए जाते हैं? म्यूकर में। केवल कितने होंगे? 2। ये संख्या भी ध्यान रखना है आपको। और सबसे कम गुणसूत्र अगर जंतु की बात की जाए तो मिलेंगे एस्केरिस में, है ना। एस्केरिस में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। पादप हो चाहे जंतु, 2 ही है दोनों में ना। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 2 है। बाकी ये सब न्यूनतम संख्या है, गुणसूत्र की मिनिमम संख्या है, गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की अधिकतम संख्या देखो आप, अधिकतम संख्या पादप पे देखो, पादप में किस में अधिक, सबसे किस पौधे में, किस पादप में सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो वह ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम, है ना। इसमें मिलेंगे 1262, है ना, 1262, है ना। तो 1262 ये है ओफियोग्लोसम में गुणसूत्र। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किस पादप में पाए जाते हैं? तो वो मिलेंगे आपको, कहेंगे अपन ओफियोग्लोसम को कहेंगे। सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें मिलेंगे? अधिकतम गुणसूत्र कौन से जंतु में मिलेंगे? तो आपको मिलेंगे एलोकेंथा, है ना। इस जंतु में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1600। ये संख्या है पीछे जो दे रखी है ना ब्रैकेट में, ये संख्या है, 1600 मिलेंगे। सबसे ज्यादा गुणसूत्र कौन से जंतु में मिलेंगे? एलोकेंथा में। देखो जिनमें ये जंतु है ना, दोनों में ए आ रहा है, इस जंतु में भी ए, इसमें ए, है ना। वैसे तो कोई बात नहीं, बाकी आपको ये ध्यान होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए भाई किसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र मिलेंगे और किसमें सबसे कम गुणसूत्र मिलेंगे। इन दोनों में 2 2 मिलेंगे, चाहे पादप हो चाहे जंतु। नाम ध्यान है ना, जंतु आएगा तो न्यूनतम गुणसूत्रों की संख्या किसमें मिलेगी? एस्केरिस में। अधिकतम गुणसूत्रों की संख्या किसमें मिलेगी? एलोकेंथा में, है ना, ऐसे। अब पादप में किसमें मिलेगी? म्यूकर में मिलेगी। न्यूनतम पादप में म्यूकर में, और अधिकतम पादप में तो ओफियोग्लोसम में। आपके हिसाब से कैसे भी आपको याद होना चाहिए, अधिकतम गुणसूत्र किसमें मिलेंगे? ओफियोग्लोसम। न्यूनतम गुणसूत्र किसमें मिलेंगे? म्यूकर। ऐसे किसी भी आप याद करना, आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक वाहक, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये सूचनाओं को लेके जाते हैं, इसलिए अनुवांशिक वाहक कहा जाता है इनको, है ना। इसके अलावा गोल्जी बॉडी प्रोटीन की पैकेजिंग करती है, प्रोटीन को संसाधित करती है, प्रोटीन की प्रोसेसिंग करती है ना। कौन करती है? गोल्जी बॉडी। प्रोटीन को रूपांतरित करती है। गोल्जी बॉडी कोशिका द्रव्य का संवेष्टन करता है या संसाधित करता है। वो एक ही बात है, कोशिका द्रव्य पदार्थ होगा मतलब प्रोटीन का, है ना, संवेष्टन करता है, मतलब उसको पैकेजिंग करता है, मतलब एक ही है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का डाकघर कहा जाता है ना। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया? फ्लेमिंग ने। कोशिका का डाकघर का मतलब है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, है ना। ये शब्द किसने दिया? क्रोमेटिन शब्द फ्लेमिंग ने दिया। फ्लेमिंग ने एक और शब्द दिया है, अपन पढ़ेंगे इसमें आगे, कोशिका विभाजन में पढ़ेंगे अपन, है ना। समसूत्र विभाजन, माइटोसिस। समसूत्र विभाजन शब्द किसने दिया है? माइटोसिस शब्द किसने दिया? तो फ्लेमिंग ने दिया। इस व्यक्तिगत कोशिका को क्या प्रदान करती है?
स्फीति स्फीति बनाए रखती है। क्या स्फीति का मतलब पुलाव बनाए रखती है, तरजीह प्रदान करती है। हाँ, ये इंग्लिश में भी ध्यान रखना आप। गुणसूत्र की संख्या न्यूनतम और अधिकतम आपको ध्यान होना चाहिए, है ना, याद रखना चाहिए कौन से पादप में न्यूनतम गुणसूत्र पाए जाएंगे, कौन से जंतु में न्यूनतम गुणसूत्र पाए जाएंगे, अधिकतम कौन से पादप में पाए जाएंगे गुणसूत्र, न्यूनतम गुणसूत्र कौन से जंतु, अधिकतम गुणसूत्र कौन से जंतु में मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, है ना। ये संख्या दे रखी है पीछे जो भी है ना। बाकी इसको मिटाता हूं मैं, आप उतार लो कॉपी में। ये बहुत अच्छे जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। तो उतार लो इनको आप कॉपी में, मिटाता हूं मैं, ठीक है।